बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है नाज़रीन आबनाए हुर्मुज़ में, और एक असलहे से भरा हुआ एक पूरा शिप वो काबू कर लिया। ये कैसे हुआ, ये बाकायदा BBC के ऊपर इस पर खबर छपी हुई है कि खलीज ओमान में एक ऐसे जहाज़ को जो मुबैना तौर पर फ्लोटिंग आर्मरी यानी असला लेकर जाने के तौर पर काम कर रहा था, ईरानी फ़ौजी एहलकारों ने इसको जब्त कर लिया है। और बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस तंजीम के मुताबिक ये जहाज़ अब ईरानी इलाकाई पानियों की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जिसके अंदर असला था। असले की नौइयत के बारे में पता नहीं चला, लेकिन ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पूरा बहरी जहाज़ जो असला वाला है लदा हुआ, इन रिपोर्टों के मुताबिक जो BBC में भी छपी हैं, ईरान ने काबू कर लिया है और वो इस जहाज़ को अपने पानियों की तरफ, अपनी ज़मीन की तरफ लेकर जा रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर और है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वफद गया ना चाइना में, वो अपने साथ अपने गैजेट्स नहीं लेकर गए, यानी अपनी जो ज़ाती डिवाइसेस हैं जैसा कि मोबाइल फ़ोन, जैसा कि लैपटॉप्स, वो इस तरह की बेशतर चीज़ें छोड़ कर गए। और इसकी वजह क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये दुनिया भर का मीडिया इसको चला भी रहा है। यानी चीन का जो दौरा है, इसमें एक डिजिटल ख़तरा महसूस किया जा रहा था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन में अमरीकी वफद के अरकान ज़ाती डिवाइसेस साथ नहीं लेकर गए। आला तरीन अमरीकी वफद के अरकान भी साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के खौफ का शिकार नजर आए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो अमेरिकन मीडिया दे रहा है, अरकान तो अपने फ़ोन और लैपटॉप साथ लेकर ही नहीं गए। कई अरकान ने यह भी किया। अमरीकी हुकाम को खदशा है कि कहीं कोई चीनी सिक्योरिटी सिस्टम इनके ज़ाती लैपटॉप्स और टेलीफोनों की जासूसी ना कर ले और इनका सारा रिकॉर्ड जो है उसको कंट्रोल ना कर ले। लिहाजा वो अपने लैपटॉप्स और अपने मोबाइल फ़ोन्स और अपनी जो कीमती चीज़ें हैं जिनके अंदर उनका रिकॉर्ड है, वो लेकर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। चाइना की टेक्नोलॉजी से दुनिया के जो टॉप बिजनेसमैन हैं या दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके टॉप ऑफिशियल्स भी चाइना के अंदर अपनी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इतने खौफजदा हैं कि वो अपनी ज़ाती डिवाइसेस भी नहीं लेकर गए कि अगर हम वहाँ ले गए तो पता नहीं क्या कुछ चाइना यहाँ से निकाल लेगा और उसके बाद वो चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकती हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर पाकिस्तान से है। ये खबर कोई अच्छी नहीं है। बिलावल जरदारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने अपने दाएं बाएं लोगों को बिठाया हुआ था। एक तरफ उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म उनको बिठाया हुआ था, फिर एक तरफ उन्होंने शेरी रहमान को बिठाया हुआ था जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं, जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गालिबन रही हैं, और एक तरफ जो है वो बैठी हुई थी शादिया मरी साहिबा। शादिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पुरानी कारकुन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कई मरतबा वो असेंबली में पहुंची हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर। तो शादिया मरी साहिबा को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने झाड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, लाइव सारे मीडिया के सामने। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और जिस तरीके से तज़हीक का निशाना बनाया बिलावल जरदारी ने, वो नामुनासिब था। यानी ये खातून के साथ जिस तरह बिलावल ने बात की, वो उनकी अपनी पार्टी की है, एक ही पार्टी में है, इकट्ठे ही हैं सारे, कोई आपस में मुखालफत भी नहीं है। या तो खातून उनके साथ बदतमीज़ी कर रही होती या उनके ऊपर चढ़ाई कर रही होती, या खातून उनके साथ कुछ ऐसी ज़्यादती कर रही होती, तो चले वो आगे से रिस्पॉन्ड कर लेते इस तरीके से अपनी ज़ुबान के साथ। लेकिन यहाँ पे तो वो खातून उनकी अपनी पार्टी की हैं। हुआ ये है कि बिलावल बड़ी होशियारी के साथ अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से होने वाले एक सवाल से अलग कर रहे थे कि मुझे इल्म नहीं है, कौन सा वज़ीर है, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ शादिया मरी ने लुकमा दे दिया। उन्होंने कहा जी स्टेट मिनिस्टर है, शायद वो राना सनाउल्लाह नहीं, वो नॉट वफाकी वज़ीर, वो खेल दास ने कहा है। तो साथ ही बिलावल ने कहा कि आई एम नॉट आस्किंग यू, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो दोबारा बोलने की कोशिश की, सॉरी सर मुझे अभी इसने कहा, तो इस तरह करके उन्होंने बोलने की कोशिश की जब शादिया मरी ने, तो बिलावल ने ऊंची आवाज़ में कहा थैंक यू, ताकि वो चुप हो जाए, और उनका मुंह देखने वाला था। यानी मुझे अफसोस हुआ। देखिए, शादिया मरी साहिबा के हवाले से मैंने ये खबर आपको क्यों सुनाई, इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि एक दौर में मेरे प्रोड्यूसर ने इनसे रब्ता किया, कोऑर्डिनेशन जो करता था लड़का, उसने रब्ता किया जी कि आप इमरान रियाज साहब के प्रोग्राम में आ जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए। तो शादिया मरी साहिबा ने आगे से जवाब दिया था कि उनका लहजा सख्त है, यानी वो जो बात करते हैं उनका लहजा मुझे पसंद नहीं है, सख्त लहजा उनका, तो इसलिए मैं उनके प्रोग्राम में आने से माजरत करती हूँ। तो आज मैंने देखा बिलावल ने जिस सख्त लहजे के साथ उनके साथ बात की, तो मैं तो उनकी पार्टी का नहीं था, मेरा तो लहजा अवामी सवालात हमने करने होते हैं, जिसकी भी हुकूमत होती है हमारा लहजा ऐसा ही होता है, जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ। सवालात जो हैं वो हमेशा वो पूछते हैं हम जो लोगों के दिमाग में होते हैं।
तो हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा पूछे हैं। एक दौर में पीटीआई को हम पसंद नहीं थे, शहीद अरशद शरीफ को मुझे बहुत बुरा भला भी कहा गया। एक दौर में उस्मान बुज़दार के लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। जब हमने स्कैंडल्स पकड़े पीटीआई के दौर में तब बहुत बुरा भला कहा गया। फिर पीएमएलएन के दौर में बहुत बुरा भला कहा गया। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ, तो आजकल के दौर में भी ऐसा। और हमारे लिए ये चीज़ नहीं है। लेकिन शादिया मरी ने कहा जी इनका लहजा बहुत सख्त है, तो मुझे लहजा पसंद नहीं है। तो आज बिलावल का लहजा मुझे लगता है उन्हें काफ़ी पसंद आया होगा और यहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगी। उन्हें कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उनको हर दफ़ा एक कौमी असम्बली की सीट मिल जाती है। देखिए बिलावल की मजबूरी है, वो समझनी पड़ेगी सारी पार्टी को कि कुछ चीज़ें उन्हें बता दी गई हैं और ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या इस किस्म की चीज़ें उनको एक बारगेनिंग टूल के तौर पे जरदारी साहब या बिलावल जरदारी साहब इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने अपने ज़ाती मफादात लेने, उन्हें कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। नंबर 1, वफाक जो है वो सूबाई इख्तियारात वापस ले लेगा और ये वापस देने पड़ेंगे, इनको जूते पॉलिश कर करके देने पड़ेंगे। दूसरा, कंट्रोल जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास रहेगा। ये जो कंट्रोल है हुकूमत का, वफाक का, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी। हुक्मरानों का इसमें हिस्सा नहीं रहेगा। आप सबको ख्वाजा आसिफ की तरह का बनना पड़ेगा जो खुलकर ये कहें कि जनाब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ की तरह आपको बनना पड़ेगा जो खुलकर ये कहें कि जनाब हाइब्रिड निज़ाम है और हमें इस पर बहुत फ़ख्र है। तीसरा ये है कि तमाम फ्लाई प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर आवाम पे पैसे ज़ाया किए जाते हैं, आवाम को सब्सिडीज़ दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें अब बंद की जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। और इन्हें यह कह दिया गया है कि तुम लोगों ने अपना मुंह बंद रखना है, तुम्हारे केसेस ख़त्म कर दिए, तुम्हें इक़्तिदार में ला के बिठा दिया, तो अब चुप करके बैठो और मुल्क को चलाने दो। लेकिन अब मुल्क इनसे चल नहीं रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कोई आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग इनसे वादे कर लेते हैं कि हम पैसे लगाएंगे, लेकिन पैसा लगाता कोई नहीं है। कई कंपनियां पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहती हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो इस्तेहकाम ही नहीं है, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो लोग फिर पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते और हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता है। अभी मैं डाटा देख रहा था तो मौजूदा हुकूमत ने इस साल में कितना कर्जा लिया, ये रोज़ाना के हिसाब से 21 से 22 अरब रुपए बनते हैं। मुझे आप बताएं कि क्या इस हुकूमत ने आवाम के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर 21 से 22 अरब रुपए खर्च किए? बिल्कुल खर्च नहीं किए। इमरान खान के दौर से इस दौर में इन्होंने 3 गुना ज़्यादा कर्जा लिया है। यानी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर साहब ने इस दौर में इमरान खान के दौर से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से कर्जा लिया है। इमरान खान के दौर में तो डैम्स भी बन रहे थे, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, सेहत कार्ड उसने दिया हुआ था, बिजली 4 गुना सस्ती थी, पेट्रोल जो है वो आधी से भी कम कीमत का था, गैस 10 गुना सस्ती थी, महंगाई जो है वो आधी थी जितनी अब है, नए अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी, हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया हुआ था, सब्सिडीज़ दी हुई थी, आवाम को सहूलतें दी हुई थी। और कोरोना में उसको बहुत बड़े पैमाने पर कर्जा लेना पड़ा क्योंकि उसने पब्लिक को सपोर्ट करना था। तो आज तो वो सारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो 3 गुना ज़्यादा इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, ये पैसा गया किधर? कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा। इनसे कोई पूछेगा क्या? कोई इनसे सवाल करेगा? अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।